मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि वो लोग सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा, पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खा कर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के ना होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर बंद घर समझकर चोरी करने के फिराक में तो नहीं है? मैं यही सब सोच रहा था। फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोल कर देखा। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वो काफ़ी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो चोर ही था, लेकिन अब तो वो जा चुका था। इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में लग ही नहीं रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। ये डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि मेरे कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहते थे उस बारे में था। रात ज़्यादा हो चुके थे। मैं किचन गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रहे थे। मैंने कॉफ़ी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पलटकर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रख कर गया था, वो सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा तो इस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो खिड़की अब भी खुली थी, जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोचकर मैं घबरा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे एक बार लगा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन किताब सामने थी और किसी के चलने की आहट मैंने खुद सुनी थी। मैं जल्दी से किचन में गया और अपनी कॉफ़ी उठाकर लाया। फिर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीते पीते मैंने किताब उठाकर उस लिखे हुए हाथ से छू कर देखा। मेरे हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए पर हाथ फेरा, मुझे एहसास हुआ कि ये तो किसी के खून से लिखा गया है, जो कि अभी ठीक से सूखा भी नहीं था, और कुछ खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। मैं घबराकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए।
बाहर थोड़ा दिन निकल आया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फोन रखकर जल्दी से कॉफी का मग समेटा, फर्श को साफ किया और उस किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी तीनों आ गए। सभी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया। मैं बेमन से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे टोका। क्या बात है अमित, कुछ परेशान दिख रहा है, तेरी आंखें भी लाल हो रही है, रात को सो नहीं पाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देर रात तक किताब पढ़ रहा था, नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी आशा ने कहा, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर आराम से लेट जाना, आज तो आपकी छुट्टी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आशा चाय बनाने चली गई। मेरी मम्मी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। मुझे मौका मिल गया पापा से बात करने का। मेरे पापा ज्ञानचंद जी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हर बात पापा से शेयर करता था। मैंने पापा को सारी बात बता दी और कहा कि वो किसी से कुछ ना कहें। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे वो किताब दिखा। मैं जल्दी से किताब ले आया। पापा ने किताब को खोला, लेकिन ये क्या, उस पेज पर तो अब कुछ भी नहीं लिखा था। ये देखकर पापा बोले, मुझे लगता है ये तेरा वहम है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर चुप बैठकर मैंने कहा, नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं, ये देखो, वो खून के दाग अब भी मेरी उंगलियों पर लगे हैं। मेरे पापा ने मेरे हाथ को गौर से देखा। अब उन्हें यकीन था कि मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तैयार हो जा और मेरे साथ चल। इसी बीच आशा चाय लेकर आ गई। हम तीनों ने चाय पी। इसके बाद मैं तैयार होकर पापा के साथ बाहर निकला। हम गाड़ी में बैठकर पापा के बताए पते पर चल दिए। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक पुरानी सी हवेली थी, लेकिन अच्छी तरह से सजी हुई थी। पापा जैसे ही अंदर पहुँचे, एक बुजुर्ग से आदमी ने आकर कहा, अरे भाई ज्ञानचंद, आज अचानक बहुत दिनों बाद आए। पापा उनके गले लग गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर पापा ने कहा, वो अब फिर से मुझे धमकी दे रही है, मेरे बेटे को धमका रही है, उसे रोकना होगा। कल ये मेरा बेटा अमित घर पर अकेला था, वो इसकी किताब पर लिख कर गई कि वो हम सबको मार देगी। देख भाई कमल, इसका कुछ बंदोबस्त कर, मेरे परिवार पर आँच नहीं आनी चाहिए। कमल जी कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, भाई साहब, ये सब कुछ और दिन से मेरे साथ भी हो रहा है। तरह तरह की मुझे भी धमकियां मिल रही है। मुझे लगा कहीं तेरे साथ भी ये सब ना हो रहा हो, इसलिए मैंने कल रात एक आदमी को तेरे घर भेजा था। वो खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई उस पर चिल्लाया और वो भाग लिया। तो मैंने कहा, हाँ अंकल, वो मैं ही था। मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन ये सब है क्या, मुझे भी समझाओ। मेरे पिता मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कमल जी ने कहा, बेटा, आज से करीब 30 साल पहले हम दोनों एक गांव में रहते थे। वहाँ एक औरत थी जो कि तंत्र मंत्र करके सीधे साधे गांव वालों को ठगती रहती थी, उन्हें डराकर पैसे ऐंठती थी। हम दोनों शहर से पढ़कर गए थे। आगे उन्होंने बताना जारी रखा, इसलिए हम मुझसे नहीं डरते थे।
हमने गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके घर पहुंच गए। उस समय वो एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाए। इधर गांव वाले उससे पहले ही गुस्सा थे। जब उन्होंने एक बच्चे को देखा तो वहां लेटा था, उसके मुंह पर सिंदूर लगा हुआ था, पास ही में एक तलवार रखे थे। ये देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। हम गांव वालों को रोकते रहे कि इसे सजा कानून देगा, लेकिन हमें सबने पकड़ लिया और फिर उसी तलवार से उस औरत को मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसने हम दोनों की ओर देखा और कहा, जैसे मैं आज तड़प कर मरी हूं, वैसे ही तुम दोनों का परिवार भी मरेगा। उसके बाद हम दोनों शहर चले आए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, हम इन सबको भूल गए। लेकिन समय समय पर गांव से खबरें आती रही कि जिन 2 लोगों ने उसे तलवार से मारा था, उनकी लाश कुछ दिन बाद पेड़ से लटकी मिली। हम दोनों डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद लगता है कि उसकी आत्मा को हमारे बारे में पता लग गया है। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, हम इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतना सब कुछ छुपा था इस सब के पीछे। मैं सोच में पड़ गया। वहाँ कुछ देर बातें करके मैं पापा के साथ घर आ गया। रास्ते में पापा ने किसी को कुछ ना बताने की मुझे कसम दे दी थी। अचानक मेरा परिवार इतने बड़े संकट में पड़ गया था जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। ये सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल होता जा रहा था। घर आकर मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया और जाते समय पापा को हिदायत दी कि वो घर पर ही रहें। ऑफिस के सारे काम निपटाकर मैं शाम होते ही घर आ जाता था। रात को जागता रहता था। मुझे अब घर के हर कोने से डर लगता था। चिंता अपनी नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता और पत्नी को लेकर मुझे बहुत डर लगा रहता था। 2 दिन बाद पापा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हमें एक तांत्रिक मिल गया है। हम सबको उसके साथ गांव जाना है, वहीं वो पूजा करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। तो मैंने कहा, पापा कब चलना है? तो पापा ने कहा, बेटा 2 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन चलेंगे। कमल जी का परिवार भी चलेगा। वो तांत्रिक पूजा करके सबको एक काला धागा देगा, जिसे गले में पहनकर कोई डर नहीं रहेगा। फिर वो आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करेगा। तय समय पर हम सब गांव पहुंच गए। वहां हमारे पुराने घर में तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। पूजा करने के बाद उसने सबको एक काला धागा दिया। सबने उसे पहन लिया। मेरी मम्मी और आशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस पता था कि यह गृह शांति की पूजा है। उसके बाद तांत्रिक ने सभी घर वालों को वहां से जाने के लिए कहा। सिर्फ मैं, मेरे पापा और कमल जी ही वहां रहेंगे। अब तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण वो आहुति दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कमल जी के अंदर वो आत्मा आ गई। वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। तांत्रिक ने 1-2 आहुति दी और वो बेहोश होकर लुढ़क गए। कुछ देर और हवन करने के बाद तांत्रिक बोला, जाओ सब चिंता छोड़ दो, उसे मुक्ति मिल गई है, वो अब कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मैंने पानी के छींटे मारे तो कमल जी को होश आ गया। वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। सब काम निपटाकर हम घर आ गए।
लेकिन अब भी हमें 1 महीने तक वो काला धागा अपने गले में पहनना था। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। एक शाम मैं ऑफिस से घर आया, गाड़ी को नीचे खड़ी कर ही रहा था, तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, वो यही है, कहीं नहीं गई, मेरा हाल देखो। वो आदमी बहुत ही डरावना था, उसका चेहरा बहुत भयानक था, फटे हुए कपड़े। मुझे लगा शायद कोई पागल है, लेकिन वो मुझे देखकर हंस रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, मुझे सब पता है, देख देख उसने मेरा क्या हाल कर दिया। अगर यकीन ना हो तो अपने बाप से हरिया के बारे में पूछना, मैं ही हरिया हूँ, तेरे बाप को सब मालूम है। वो आगे चला गया, मैं सुन रह गया और उसे जाता देखता रहा। फिर मैं वापस आया और अपने पापा से पूछा, पापा ये हरिया कौन है? अभी बाहर मिला था, कह रहा था कि वो कहीं नहीं गई और हमें नहीं छोड़ेगी। पापा ये सुनकर घबरा गए। अगर वो कह रहा है तो सच ही लगता है, वो हमें धोखा दे गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना ही इसका कोई समाधान मिल रहा था। अब ना जाने हमारे परिवार के साथ आगे क्या होने वाला था। मैंने पहली बार अपने पापा को इतना परेशान देखा था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बेटा मुझे लगता है हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि वो हमारे परिवार के साथ कुछ गलत करे, हमें उससे बचने का कोई उपाय करना होगा। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ देर बाद हम कमल जी से मिलने पहुंच गए। पापा ने उन्हें सारी बात बताई। कमल जी ये सब सुनकर वो बोले, ये भी हो सकता है कि हरिया को कुछ पता ही ना हो और वो अपने मन की बातें बना रहा हो। इस पर पापा ने कहा, नहीं कमल, ऐसा नहीं है, वो चुड़ैल हरिया के जरिए अपना संदेश हम तक पहुंचा रही है, वो बहुत चालाक है। चलो एक बार उस तांत्रिक को ये सब बताते हैं, क्योंकि उसके काले धागे की वजह से ही वो हम पर हमला नहीं कर पा रही है। अगले दिन हम दोनों कमल जी के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, हाँ मुझे भी कुछ तो गलत लग रहा था कि इतनी आसानी से वो कैसे मुक्त हो गई। मुझे लगता है कि जब मैं आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, वो उसी समय चली गई थी। तांत्रिक की बात सुनकर हम तीनों बहुत डर गए। हमें एहसास हो गया कि ये तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गए। कमल जी ने कहा, अब क्या करें ज्ञानचंद जी? उनकी बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, चलो आज ही गांव चलते हैं, वहाँ एक गंगा ताई है, अब तो वही कोई रास्ता दिखा सकती हैं। बस दुआ करो कि वो जिंदा हो, बहुत साल से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हम गाड़ी में बैठकर सीधे गांव पहुंच गए। गांव वालों से गंगा ताई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बीमार है। हम उनके घर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं, फिर जब पापा और कमल जी ने अपना परिचय दिया तो वो पहचान गई। गंगा ताई ने जो कुछ बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने ही उन 2 लड़कों के परिवार को उस चुड़ैल से बचाया था। वो उस समय बहुत ही क्रोध में थे और उनके भी पूरे परिवार को मारना चाहते थे। ये सुनकर मेरे पापा ने गंगा ताई के पैर पकड़ लिए। गंगा ताई, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, हमें और हमारे परिवार को भी बचा लीजिए। ये सुनकर गंगा ताई ने कहा, तुम भूल रहे हो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैंने उनके परिवार को बचाया था, बदले में
चुड़ैल को उन दोनों का शिकार कराना पड़ा था। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम दोनों को मरना ही पड़ेगा। तभी मैंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? छोड़ो पापा, हम लोग कुछ मिलकर सोच लेंगे। मैं अपने पापा को मरने नहीं दे सकता था। गंगा ताई ने चिल्ला कर कहा, तो फिर क्यों आए हो मेरे पास? चले जाओ यहाँ से और पूरा परिवार लेकर मरो। मेरे पापा और कमल जी ने किसी तरह उन्हें शांत किया। तब गंगा ताई ने कहा, सुनो, मैं उस चुड़ैल को बुलाऊंगी, फिर तुम्हें उसे सौंपने का वचन करूंगी। बदले में तुम्हारे परिवार को छोड़ने का वचन उससे लूंगी। मंजूर है तो बोलो। तो कमल जी बोले, हमें मंजूर है भाई ज्ञानचंद। हमने तो पूरी जिंदगी देख ली, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो जिंदा रहकर क्या करेंगे? अपने परिवार के लिए हमें जान देना ही पड़ेगा। पापा ने भी हाँ में सिर हिलाकर उनका समर्थन किया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा मन छटपटा रहा था। मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। 2 दिन बाद का समय तय हुआ। हमें अपने अपने परिवार के साथ वहां आना था। रात के समय चुड़ैल को बुलाया जाएगा। घर पहुंचकर मैंने और पापा ने सारी बात अपनी मम्मी और आशा को बता दी। ये सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पापा उन्हें समझा रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी बार बार बेहोश होती जा रहे थे। उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। 2 दिन बाद हम तय समय पर कमल जी और उनके परिवार के साथ गांव पहुंच गए। गंगा ताई ने वहां कुछ तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा किया था। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र बोलने शुरू किए। कुछ ही देर में हमें एहसास हो गया कि कोई शक्ति हमारे आसपास भटक रही है। गंगा ताई ने उसे ललकार कर कहा, क्यों इन्हें परेशान कर रही है? इन्होंने तो तुझे नहीं मारा, तेरा बदला तो पूरा हो गया, छोड़ दे इनको। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तू इन्हें नहीं बचा पाएगी, मैं इन सबको मार दूंगी। तो गंगा ताई बोली, इनके परिवार को छोड़ दे, बदले में मैं इन दोनों को तुझे सौंप दूंगी। तो परछाई बोली, ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, इन्हें मेरे हवाले कर दे। तो गंगा ताई ने कहा, जाओ तुम दोनों उस खेत में चले जाओ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, इन बुजुर्गों पर क्या अपनी शक्ति दिखा रही है। तो गंगा ताई ने कहा, ज्ञानचंद रोक अपने बेटे को, नहीं तो ये भी जान से जाएगा, इसे नहीं पता कि वो कितनी ताकतवर है। मेरे पापा मेरे पास आए और अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और बोले, इसे माफ कर दे, ये बच्चा है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। फिर मेरे पापा ने कहा, बेटा सबका ध्यान रखना, मेरा तेरा साथ यहीं तक था, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी और तू भी हिम्मत से काम लेना। ये सब देखकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरी पत्नी आशा रो रहे थे और माँ को संभाल रहे थे। कुछ ही देर में कमल जी मेरे पापा को साथ लेकर उस खेत में चले गए। कुछ देर वो हमें दिखाई दिए और फिर आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही उनका परिवार और हम सब रोने लगे। गंगा ताई ने कहा, तुम लोगों के कारण ही उन्होंने कुर्बानी दी है, अब तुम यहीं सुबह तक इंतज़ार करो, सुबह ही हम खेत में जाएंगे। हम वहीं बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। सुबह होते ही मैं और कमल जी का बेटा दोनों दौड़कर खेत तक पहुँचे। तब तक गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। वहां जाकर देखा कि मेरे पिता और कमल जी
दोनों की लाशें पड़ी थी। उनके शरीर पर कई जगह घावों के निशान थे, जिनसे खून निकलकर जमीन पर पड़ा पड़ा सूख गया था। ये सब देखकर हमारा दिल बैठ गया। गांव वालों की मदद से हम दोनों को गंगा ताई के घर के आंगन में ले आए। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया था। वहीं गांव में दोनों का अंतिम संस्कार कर हम वापस आ गए। पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ ने भी दम तोड़ दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज कई सालों बाद भी मैं ये सब सोचकर सिहर जाता हूँ। आज भी मेरा मन करता है कि उस चुड़ैल से बदला लूं, लेकिन ये सब शायद हमारे वश में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।